हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ थ्योरी या ड्यूल करैक्टर ऑफ मैटर कह सकते हैं आप इसे, या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी कह सकते हैं आप इसे। और इसी पूरे फिनोमेना को हमने एक नया नाम दे रखा है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट या डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने ही इसे स्टडी किया था और उन्हीं के नेम के ऊपर इस इक्वेशन का नाम डिस्क्राइब किया गया, डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसमें पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बारी बारी से बहुत सारे मॉडल आए। आपने जैसा कि पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोर मॉडल आया आपका, ठीक है ना, थॉमसन मॉडल आया आपका, बहुत सारे मॉडल्स आए आपके, लेकिन वो 1 बाय 1 फेल भी हो गए। उनकी फेल होने की भी कुछ बातें थी। ठीक है, हमारा एक मॉडल है इससे पहले, बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल ये कहता है, मैं आपको बता दूं, बोर मॉडल की भी अपनी एक थ्योरी है, बोर मॉडल के खुद के अपने कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को ही एक्सप्लेन करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, जब तक मॉडर्न थ्योरी तो आई नहीं थी। मॉडर्न थ्योरी में दो नई डिस्कवरी हुई, एक था हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की थ्योरी और एक थी हमारी हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले मैं दोनों के बारे में बता दूं, फिर बोर की क्या कमियां थी, बोर में क्या एरर था वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम क्या फाइनल पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बोर के हिसाब से अगर बात करें, बोर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेनेशन देता था। ड्यूल नेचर की थ्योरी ये कहती है कि जो भी मूविंग पार्टिकल हैं वो ड्यूल नेचर शो करते हैं, मतलब वो पार्टिकल के साथ साथ वेव का करैक्टर भी रखते हैं, ऐसा ड्यूल नेचर कहता है, ऐसा डी ब्रोगली कहते थे। हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मूविंग पार्टिकल है आप उनकी मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते हैं। ये हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का था हमारा। लेकिन बोर इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता था। बोर के हिसाब से ना तो कोई पार्टिकल ड्यू नेचर शो रखता है, ना ही बोर के हिसाब से आप किसी की एग्जैक्टली जो पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन करने का जो एरर था वो उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो ये उसके एरर थे, ये वो एरर नहीं बता पाया, उसका मॉडल फेल हो गया। और भी बहुत सारे स्टेटमेंट है फेल होने के, बोर मॉडल में पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक रहेगा बोर मॉडल का। ठीक है, बोर मॉडल की बात अलग करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, अभी हम करेंगे ड्यूल नेचर की बात, फिर हाइजन अनसर्टेनिटी की बात करूंगा, फिर मैं वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करूंगा या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसे कहते हैं। तो दोनों मॉडर्न थ्योरियों को मिलाकर, ड्यूल नेचर की थ्योरी और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मिलाकर एक नया मॉडल जनरेट किया जिसका नाम था वेव मॉडल ऑफ एटम, जिसका नाम था वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके अंदर हम एरविन श्रोडिंगर की द्वारा डिस्कवर एक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, उसे समझने के लिए आपको हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ जाके पढ़ पाएंगे। क्लास 11 में जितना है उतना तो हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट, ये सबसे लास्ट का आपका मॉडल था, हालांकि ये भी 100% एक्सप्लेन नहीं करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें क्योंकि केमिस्ट्री तो एरर से भरी पड़ी है, ये बात भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए फाइनली ड्यूल नेचर की थ्योरी क्या कहती है, आइए चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ड्यूल नेचर की थ्योरी से पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ईएमआर पढ़ाया था। ठीक है, ईएमआर फोटॉन्स की फॉर्म में आते हैं, बंडल्स पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं, ये बात हमारी हुई थी, बंडल्स और पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं ईएमआर हमारे, और वो ट्रेवल करते हैं, है ना, ट्रेवलिंग करते हुए आते हैं, उनकी खुद की वेवलेंथ होती है। तो जिस तरीके से रेडिएशन जब होता है तो वो ड्यूल करैक्टर शो कर रहा है। तो डी ब्रोगली ने 1923 में कहा कि हमारे जो मूविंग पार्टिकल होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अराउंड जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो भी हमारे ड्यूल करैक्टर रखते हैं।
वो भी ड्यूल कैरेक्टर रखते हैं, वो भी मोमेंटम और वेवलेंथ एसोसिएट कर, मोमेंटम और वेवलेंथ शो करते हैं, है ना। उनके अंदर भी ड्यूल कैरेक्टर है, मोमेंटम का और वेवलेंथ का। ऐसा 1923 में डी ब्रोगली के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। मैं इसकी थ्योरी हालांकि अटैच करूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो मोमेंटम और वेवलेंथ का कैरेक्टर शो करता है, और इसी को कहा गया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर। ये बात हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, डी ब्रोगली ने एक बात और कही कि जितने भी पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं वो वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं। जिनकी वेवलेंथ छोटी है वो वेव कैरेक्टर नहीं रखते हैं, जिनकी वेवलेंथ बड़ी होगी वही वेव कैरेक्टर्स रखते हैं। जैसे कि आप मान लो हैवी पार्टिकल को आप रिवॉल्व करा रहे हैं, वो वेव नेचर नहीं शो करेगा। मान लो किसी आदमी को ही घुमाने लग जाओ, वो भी वेव कैरेक्टर नहीं शो करेगा। केवल स्मॉल पार्टिकल, केवल जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मेरे प्रोटॉन्स, मैं केवल उन्हीं की बात करता हूँ कि जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं वही वेव कैरेक्टर्स रखते हैं, वही ड्यूल कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई कि डी ब्रोगली केवल स्मॉल पार्टिकल्स पे लगता है, हैवी पार्टिकल के लिए बात ही नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं कि अब इसका जरा प्रूफ कर लेते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन को। पहले थ्योरी में अटैच करके दूंगा। छोटा सा सोच लीजिए, ऐसा मान के चलिएगा कि कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा। इस तरीके से थोड़ा मान लीजिएगा कि एक पार्टिकल v वेलोसिटी से m मास का पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा वो रिवॉल्विंग कर रहा है। इस तरीके से थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिएगा अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है तो उसकी जो एनर्जी होगी, अगर जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो एनर्जी होगी, देखिए उसकी जो एनर्जी होगी अगर वो वेव नेचर रखता है तो वो एनर्जी होगी E इक्वल्स टू, ठीक है, एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, E इक्वल्स टू hb की फॉर्म में। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो पार्टिकल का नेचर रखता है तो आपकी जो एनर्जी होगी वो होगी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर की फॉर्म में। आप इसे आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं। इसे आपने क्या कहा था, प्लांक क्वांटम रेडिएशन थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, आप प्रीवियस वीडियो में जाके दे सकते हैं। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है। वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो एच वी इक्वल्स टू हमारा हो गया mc स्क्वायर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी बताया है कि आपका v होता है आपका c अपॉन लैम्डा। ये रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो मैं लिख सकता हूं c अपॉन लैम्डा mc स्क्वायर। c से c कैंसिल कर लीजिएगा, c से c आप अपना कैंसिल कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका हो गया h अपॉन लैम्डा mc। ये आपका आ गया डी ब्रोगली इक्वेशन। यहां पे हम पहले सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, फिर और आगे बात करेंगे। आपका जो h है वो आपका यहां पे हुआ करता है प्लांक कांस्टेंट, जहां पे इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। लैम्डा आपका हुआ करता है उस पार्टिकल का वेवलेंथ, और m हुआ करता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c आपकी वैसे तो यहां तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन आप इसे वेलोसिटी v के इक्वल कर सकते हैं c को। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फाइनली मेरा रिलेशन थोड़ा बदल गया। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mb। ये भी एक नया रिलेशन आ गया मेरा, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mb, ठीक है। जैसा कि आपने थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ रखा है, मोमेंटम आपका हुआ करता है p इक्वल्स टू mb, ठीक है। मोमेंटम आपने पढ़ रखा है p इक्वल्स टू mb। तो पुटिंग दिस वैल्यू, तो फाइनली मैं लिख सकता हूं h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू p। ये भी आपका डी ब्रोगली रिलेशन है या डी ब्रोगली इक्वेशन है। ये रिलेशन पूछा जा सकता है, क्या ये रिलेशन ठीक है, क्या ये रिलेशन गलत है। तो फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू p, या p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, या mb इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ज्यादातर हम इसे इसी वाले फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p लिखेंगे ज्यादातर, या हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mb। इस फॉर्म में हम इससे ज्यादातर राइटिंग करेंगे। तो फाइनली मेरी डी ब्रोगली इक्वेशन आ चुकी है। इसके ऊपर हमारे कई न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अभी मैं कुछ और रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन करूंगा।
पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब आ गया हमारा, थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा, परेशान ना होइए आप लोग। चलिए सुनिएगा, हमने ये तय कर रखा था कि एक v वेलोसिटी का पार्टिकल, m मास का v वेलोसिटी से पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। अगर वेवलेंथ आपको पता करनी है तो हमारे पास रिलेशन था लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। सर मैं आपको इस पार्टिकल की वेवलेंथ बता दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि उस मास का, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो तो अंडरस्टूड दिया भी जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। और सर वो कितनी वेलोसिटी लेकर घूम रहा है बता दीजिए, सर मैं आपको उसकी वेवलेंथ बता दूंगा। मान लो आपको वेवलेंथ चाहिए और मास और वेलोसिटी नहीं दे रखी, लेकिन आपको दे रखा है उसका मोमेंटम, तो आप इस वाले रिलेशन को लगा के काम कर सकते हैं, आप इस वाले रिलेशन को निकाल कर सकते हैं वेवलेंथ। मान लो आपको इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन होती, मान लो आपको इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जो ड्यूल करैक्टर शो कर रहा है, उसकी आपको टोटल एनर्जी दे रखी होती, तब वेवलेंथ कैसे आती? हाँ सर तब कैसे आती मैं बताता हूं। देखिए हम यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वैसे तो हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², लेकिन मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ E इक्वल्स टू 1/2 mv², ठीक है। E इक्वल्स टू 1/2 mv² मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जरा आप इस वाले रिलेशन को आइए, क्या मैं इस वाले रिलेशन को ऐसे नहीं ले सकता, v इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू लेमडा, v इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा लिख सकता हूं। तो v की वैल्यू जरा लगा दीजिए, E इक्वल्स टू 1/2 m इंटू h² अपॉन m² लेमडा², ठीक है। एक m से m कट गया, ठीक है, एक m से m कट गया, तो मैं लिख सकता हूं लेमडा² इक्वल्स टू h² 2me, ठीक है, h लेमडा² ये लिख सकता हूं। ये रिलेशन मेरे पास आ चुका है वेवलेंथ का टोटल एनर्जी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया है लेमडा² h² 2me। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लेमडा इक्वल्स टू h² 2me, स्क्वायर से ब्रैकेट अंडर रूट कर हट जाएगा, तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन 2me। ये रिलेशन मेरे पास आ गया है टोटल एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ। एक नई चीज और आ गई, टोटल एनर्जी अगर गिवन है तो मैं वेवलेंथ पता कर सकता हूं अपने पार्टिकल की, या वेवलेंथ गिवन है तो मैं टोटल एनर्जी उसकी निकाल सकता हूं। तो मैं इस वाले रिलेशन से कर लूंगा, मोमेंटम पता है तो इससे कर लूंगा, मास और वेलोसिटी पता है तो इससे कर लूंगा। मान लीजिएगा आपसे ये कहा जाता कि जो पार्टिकल आपका, इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, उसका पोटेंशियल आपको दे दिया जाता। क्या दे दिया जाता? पोटेंशियल आपको दे दिया जाता। उस केस में वेवलेंथ कैसे आती, चलिए उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हमारी हुआ करती है पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रॉन, v इंटू ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन 2m e इंटू वी। ये आ जाता हमारा रिलेशन e इंटू वी, ये रिलेशन हमारा आ जाता। फाइनली ये पोटेंशियल के साथ आ गया हमारा, ठीक है, ये टोटल एनर्जी के साथ वेवलेंथ आ गया, ये मोमेंटम के साथ आ गया, और ये मास विद वेलोसिटी के साथ आ गया। फटाफट पॉज करके से पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, एप्लीकेशन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन की। सारे रिलेशंस मैंने बता दिए कि मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ पता करने के लिए, ठीक है, with respect to momentum, with respect to mass with velocity, with respect to total energy, I am very sorry, to kinetic energy and potential, ठीक है। सारे रिलेशन मैंने बताए हैं। ऑब्जेक्टिव में रिलेशंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि भाई कौन सा रिलेशन ठीक होगा,
किसके साथ क्या रिलेशंस रहेगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन क्या कहना चाहता है आप लोगों से, सुनिएगा। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, आप ये तो मान लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये उसका एक कॉन्सेप्ट था कि कुछ इस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए। लेकिन डी ब्रोगली ने एक बात कही थी कि वो केवल उन्हीं शेलों में रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर जहां पे शेल का नंबर एक होल नंबर वैल्यू में होता है, लाइक 1 2 3 4। फ्रैक्शन नंबर आ रहा है तो वहां पर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेगा। वहां पे जो वेव का जो डिफ्रैक्शन होगा ना वो आउट ऑफ फेस हो जाएगा, वेव का जो ट्रेवलिंग होगा ना वो आउट ऑफ फेस हो जाएगा। अगर होल नंबर वैल्यू होगी सर्कुलर पाथ पर वो घूमेगा तो इन फेस में रहेगा, अगर होल नंबर वैल्यू नहीं है तो वो आउट ऑफ फेस चला जाएगा, वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो डी ब्रोगली कहता है कि केवल उन्हीं शेलों में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा, n एक होल नंबर वैल्यू में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, और केवल उन्हीं में घूमेगा जहाँ पे आपको होल नंबर वैल्यू मिलेगी। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। आपकी जो वेव होती है, मान लो दो अपोजिट फेस में, वेव कैसे जनरेट हो सकती है पहले तो सोचो। ठीक है, या तो वो वेव ऐसे जनरेट हो सकती है या वो ऐसे जनरेट होगी, ऐसे, या आपकी वेव ऐसे जनरेट होगी, है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे इस तरीके से, या ऐसे। ये आपकी उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, है ना, इस तरीके से टफ एंड क्रस्ट होंगे, इस तरीके से वो जनरेट हो सकती है दो अपोजिट फेस पर, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर होल नंबर वैल्यू होगी शेल की, क्योंकि उसी सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर होल नंबर वैल्यू होगी, मान लीजिएगा मैंने एक होल नंबर वैल्यू ले ली है, ठीक है, एक होल नंबर वैल्यू ले ली है। ठीक है, मान के चलिएगा कि हमने एक होल नंबर वैल्यू ले ली, तो होल नंबर वैल्यू होगी तो जो पाथ होगा वेव का वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ये इस तरीके से होगा। मान लो ये शेल की वैल्यू 5 है, लेकिन अगर उस शेल की वैल्यू मान लो 4/3 है या जो भी कुछ है, अगर थोड़ी सी परफेक्शन वैल्यू नहीं है, तो आपका जो रिवॉल्विंग सिस्टम होगा ना वो बहुत अपोजिट सा होगा, थोड़ा सा इम्परफेक्शन होगा, ऐसे। ये तो इधर आएगी, देखो ये, ठीक है, और ये नहीं, ये परफेक्शन नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये परफेक्शन नहीं होगा, ये परफेक्शन नहीं है, ये आउट ऑफ फेस है। ये कैसी है, ये आउट ऑफ फेस है, आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ फेस जा रही है, या कॉन्सेप्ट मान लीजिएगा कि ये आउट ऑफ फेस जाएगी। तो होल नंबर वैल्यू नहीं है तो वो आउट ऑफ फेस जाएगी, होल नंबर वैल्यू है तो वो इन फेस रहेगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपके जो शेल होते हैं, जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं आपकी, उनके लिए वैल्यू हमारी हुआ करती है 2πr n लैम्डा। ठीक है, 2πr n लैम्डा। लैम्डा हमारे पास हुआ करता है h/mv, जरा लगा दीजिए। तो 2πr प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए है, एंगुलर मोमेंटम निकाल के दे रहा हूं, तो n इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, h/mv। ठीक है, ओके, जरा मैं ऐसे लिख सकता हूं, mBr NH/2π। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ऑफ शेल
किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम आपका MBR, ठीक है, NH/2 केमिकल होगा। होल नंबर वैल्यू होगी तो इन फेस होगा, अगर होल नंबर वैल्यू नहीं होगी तो आउट ऑफ फेस होगा। इस चीज़ का याद रखें, ठीक है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं कि ये वेव और मैटर की प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करता है। डेविसन और जर्मन ने उसके लिए आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिंक सल्फाइड की किसी भी मेटल की लेयर पर आप इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पॉट आ जाएंगे जो लोकलाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है। उससे आप पता कर लेते हैं कि ये मेटल की प्रॉपर्टी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही बड़ा स्पॉट आएगा, है ना। इस तरीके से पता करते हैं। तो आज बात हुई डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली के बारे में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करिएगा और अपनी बुक्स पढ़िएगा और समझने के लिए, ठीक है। मैं एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ओके। तो आइए कुछ हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी आपके लगभग एक दो तो एग्जाम्पलर ही हैं लगभग, और 2-3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। सारे हो जाएंगे क्योंकि मैंने सारे रिलेशंस आपके लिए लिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है टेनिस बॉल ऑफ मास। एक टेनिस बॉल मुझे दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। एक टेनिस बॉल मुझे दे रखा है जिसका मास है मेरे पास 6 × 10⁻² किलोग्राम, ओके, किलोग्राम, ओके। 6.6 × 10⁻² किलोग्राम मुझे उसका मास दे रखा है, ठीक है, ठीक है। इज मूविंग विद स्पीड, स्पीड वेलोसिटी मुझे दे रखी है 62। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको पता करनी है। एसोसिएट विद द मूविंग बॉल विद द मोमेंटम एग्जिबिट ए वेव करेक्टर, आपको उसका वेव करेक्टर भी बताना है कि आखिरकार उसका वेव करेक्टर कितना होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला ही रिलेशन लग जाएगा। जब मास और वेलोसिटी गिवन है तो लैम्डा निकालने का तरीका था h/mv, सीधा लगा दीजिएगा। h आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, फिर भी आप जानते हैं क्या लगेगा, 6.6 × 10⁻34 अपॉन मास कितना है आपका, मास दे रखा है आपको 6 × 10⁻²² × 62, और आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1.7 × 10⁻34 मीटर, 1.7 × 10⁻34 मीटर। तो ये तो आपकी आ गई वेवलेंथ, लेकिन वेवलेंथ तो आ गई, लेकिन उसने आपसे एक चीज़ और पूछी थी कि वेव का करेक्टर क्या होगा। आप देखें कि ये वैल्यू इतनी छोटी आई है, वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी आई है, तो वो वेव नेचर शो नहीं करेगा क्योंकि टेनिस बॉल है, हैवी पार्टिकल है, टेनिस बॉल है, हैवी पार्टिकल है। क्योंकि ये बात तो तय थी, जितना हैवी पार्टिकल होगा उतना ही वेवलेंथ छोटा आएगा, और वेवलेंथ छोटा होगा तो वेव करेक्टर नहीं होगा उसके अंदर। तो वही बात हो रही है, वेवलेंथ बहुत छोटी आ रही है, 1.7 × 10⁻34, ठीक है। तो यही चीज़ थी। क्वेश्चन कोई खास नहीं था क्वेश्चन के साथ, लेकिन एक लॉजिक था, वो आपको बताना था, वो हमने कर लिया है। पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए दूसरे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हटा देता हूं, चलिए, मैंने तो सॉल्व कर रखा था भाई, इसलिए कर दिया। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की। उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 4.8 पिकोमीटर, और मास आपको गिवन है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। चलिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सर ने हमें एक चीज बता रखी थी कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमारी हुआ करती है 1/2 mv²। सीधी सीधी बात कर लें, भाई 1/2 mv² होती है। हाँ सर, ठीक है। मास तो आपको पता है, वेलोसिटी आपको मिल जाए तो देखो आपका काम बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो मेरे पास वेलोसिटी का रिलेशन था लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। तो v हमारा हो जाया करता है h/m × लैम्डा, ठीक है, h/m × लैम्डा, जिसमें h आपको दे रखा है 6.6 × 10⁻34, m आपको दे रखा है 9.1 × 10⁻31, और वेवलेंथ आपको दे रखी है भैया पिकोमीटर में। तो 4.8 और पिकोमीटर को मीटर में बदलाएंगे तो 10⁻12 आ जाएगा, 10⁻12 आ जाएगा।
ठीक है। नैनोमीटर में लेते तो 10 की पावर -9, मीटर में लेते तो 10 की पावर -10, सेंटीमीटर में लेते तो 8। ठीक है, ये सब चीज़ पहले लिखाई गई थी, तो सब कुछ तो आ ही गया। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -2। तो जैसे कि मैंने तो सॉल्व कर रखा है, आप इसे सॉल्व जरूर करें। 1.5 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। मीटर पर सेकंड ये आपकी वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वापस आ जाइए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m कितना है आपके पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और v कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाएगा 10.4 इंटू 10 की पावर 15 जूल। ये एनर्जी आपको जूल में चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। मैंने तो आंसर सॉल्व कर रखा था इसलिए जल्दी होगा, लेकिन आप प्रॉपर कैलकुलेट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। थैंक यू।